हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सैम्पल पेपर आपने लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा भैया, जिसने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके इस मूव से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर प्रिपेयर करने में। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर रहे वो भी शेयर कर दो यार, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा एक्वारेजिया। अब ये एक्वारेजिया क्या होता है? देखो, एक्वारेजिया एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर किसका है ये? मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3। HCl एंड HNO3 मीन्स आप HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को आप मिक्स कर दो, उनके मिक्सचर से आपको क्या मिल जाएगा? एक्वारेजिया मिल जाएगा। बट ध्यान क्या रखना है कि आप जब इनको मिक्स करो तो इनकी रेशो कितनी होनी चाहिए? ये 3:1 की रेशो में होनी चाहिए। मीन्स HCl आपका 75% आपका क्या होना चाहिए? HCl होना चाहिए, और 25% क्या होना चाहिए? आपका HNO3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो 1:3 लिखी हुई है, वो इसलिए लिखी हुई है क्योंकि पहले HNO3 लिखा हुआ है, बाद में HCl लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्वारेजिया इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट किसके होते हैं? कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। एक्वारेजिया को बेटा रॉयल वाटर बोला जाता है, ठीक है। अब इसको रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्वारेजिया ही ऐसा एक सॉल्यूशन है जो आपके गोल्ड और प्लेटिनम को, गोल्ड को भी क्या कर लेता है? डिजोल्व कर लेता है। गोल्ड प्लेटिनम जैसे मटेरियल्स को क्या कर सकता है? ये डिजोल्व कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आप कंसनट्रेटेड HCl में डाल दो गोल्ड को तब भी डिजोल्व नहीं होगा, आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डाल दो तब भी डिजोल्व नहीं होगा। बट इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया, और उसमें आपका गोल्ड डिजोल्व हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपने मिक्सचर बना दिया ना एक्वारेजिया का, तो ये एक्वारेजिया में आप गोल्ड डाल दो, ठीक है। आपने क्या करा? ये गोल्ड इसमें डाल दिया। तो जब आप इसमें गोल्ड डालोगे तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, गोल्ड की कुछ लेयर ना इसी में रह जाती हैं। आपने सुनार की दुकान पे कई बार देखा होगा, या अपने मम्मी से या अपनी दादी से पूछना, कई बार उन्होंने ना अपनी ज्वेलरी को वॉश कराया होगा, ठीक है। ज्वेलरी क्या हो जाती है? गोल्ड की ज्वेलरी कई बार बहुत सालों से अगर पड़ी हुई है तो वो डल होगी, है ना, उसकी शाइन ख़त्म होगी। तो आप वो ज्वेलरी शॉप पे जाते हो तो उसको वॉश कराते हो। वो वॉश किस में करके देते हैं बेटा? वो एक्वारेजिया का मिक्सचर होता है, वो मतलब एक्वारेजिया होता है। और जैसे ही आपने ये डालोगे और इसके बाद जब आप गोल्ड निकालोगे ना, ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा? शाइन करेगा, ठीक है। इसकी शाइन बढ़ जाएगी, ये शाइन करने लगेगा। अगर ये डल लग रहा था तो ये शाइन करेगा। शाइन किस लिए कर रहा है? क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर होगी ना, वो एक लेयर डिजोल्व होगी। अब यहाँ पे इससे क्या होगा? अब आप सोच रहे हो क्या होगा, ये तो हमारा नुकसान है। बिल्कुल हाँ, आप गोल्ड जितनी बार वॉश कराओगे आपका उतनी बार क्या होता है? नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गोल्ड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे? रह जाएंगे, आपका गोल्ड कम होता जाता है, ठीक है। तो एक तो आप पैसे भी दे रहे हो सुनार को कि आपका गोल्ड वॉश करके दे, और प्लस उसको गोल्ड भी दे रहे हो, ठीक है। तो सुनार की तो चांदी हो जाती है भैया जब भी आप ज्वेलरी वॉश कराने जाते हो, ठीक है, स्पेशली गोल्ड। तो यही होता है, और ये हाईली कोरोसिव होता है, ध्यान रखना। दिस इज़ हाईली कोरोसिव। स्किन पे अगर आपके डल गया तो बेटा स्किन को जला देगा ये, ठीक है। तो ये था एक्वारेजिया के बारे में कि एक्वारेजिया क्या होता है। रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है, हाईली कोरोसिव होता है। किससे बनता है? कंसनट्रेटेड HCl एंड HNO3। रेशो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हमने मेटल्स का पूरा कवर कर लिया था कि मेटल्स कैसे किसके साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ कैसे बनती है, ये सब हम कर चुके थे। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स की पहले हम ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। फर्स्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? देखो, नॉन मेटल
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर? जैसे कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये सब क्या हो गए? आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड हो गए। अब ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके बेटा एसिडिक भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे हमने बात की थी, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, वैसे ही नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एसिडिक जैसे CO2 एसिडिक है, SO2 एसिडिक है, ठीक है। NO2 बनाओगे वो भी आपका क्या होगा? एसिडिक होगा। न्यूट्रल क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मोनोऑक्साइड कैसे बनती है बेटा? जब आप कार्बन को बर्न करते हो और वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी नहीं होती, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस होकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ये हाईली टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। आपका वाटर हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्साइड ही है वाटर, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये सब क्या है? न्यूट्रल है। ये सब क्या है? न्यूट्रल है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ऐसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? भैया जो नॉन मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। नॉन मेटल प्लस वाटर, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। इसका कारण बता सकते हो? जिसको पता है कमेंट करके ज़रूर लिख दो यार, इसका रीज़न क्या है, ठीक है। इसका रीज़न मैं बता दूँ, बिकॉज जो नॉन मेटल है वो वाटर में हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते, ठीक है। बिकॉज नॉन मेटल cannot displace, can't displace हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। वाटर से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते, इसलिए नॉन मेटल वाटर के साथ करके कोई रिएक्शन आपको नहीं देते। अच्छा, नॉन मेटल जब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे तो नॉन मेटल बेटा एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एसिड में भी किसको डिस्प्लेस करना है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है ना। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है? बट ध्यान रखना, नॉन मेटल के जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, एसिडिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, और क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, टू फॉर्म एसिड। बनेगा क्या? आपका एसिड बनता है। जो एसिडिक नेचर के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक था, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। SO2 एसिडिक था, वाटर के साथ रिएक्ट करोगे क्या बनेगा? H2SO3। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। ये क्या है आपका? ये सल्फ्यूरस एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड SO3 से बनता है। SO3 को आप वाटर में डालोगे तो आपका क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO4। तो नॉन मेटल वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो नॉन मेटल के एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर थी। तो यही थे हमारी नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है आपका आयनिक कंपाउंड्स। चलो अब हमारे चैप्टर की दूसरी शुरुआत हो रही है, इसमें हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो, अभी तक हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ। नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ लिया अभी हमने।
बट मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेटा जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तभी हमारे क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। वो क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं बेटा जिनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे आप क्या सीखोगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में सीखोगे। जो बच्चे साथ साथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर लगा रहे हैं वहाँ पे आपने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में सीखा, है ना, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो सीखा। यहाँ पे आप क्या सीखते हो, आयनिक बॉन्ड के बारे में। इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड भी क्या होता है, एक तरह का केमिकल बॉन्ड ही है। केमिकल बॉन्ड दो तरह के हो गए ना आपके, अभी बता दिया मैंने। एक आयनिक होता है, एक कोवलेंट होता है। आयनिक इस चैप्टर में पढ़ना है, कोवलेंट आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ना है, और वो जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, पहले तो मेरे को यही बता दो यार। ठीक है, आयनिक आपको पता है, आपको कोवलेंट पता है, बट केमिकल बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड क्या होता है ना, बॉन्ड क्या चीज़ होती है ऐसा बॉन्ड। तो देखो एग्जाम्पल से समझो, जैसे वाटर है। अब वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं, है ना। अलग अलग भाग जाएंगे तो कहीं भाग गया, हाइड्रोजन एक छोड़ के भाग गया तो वाटर थोड़ी कहलाएगा। तो ये जो जिस फोर्स से ये आपस में लिंक होते हैं ना, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स which links atoms या आयंस, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं या जितने आयंस हैं उनको आपस में जो फोर्स होल्ड करके रखता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अच्छा ठीक है, केमिकल बॉन्ड है, बनाना क्यों है, वाई, केमिकल बॉन्डिंग करनी ही क्यों है। जिस बच्चों ने पहले, अच्छा एक चीज़ बता दूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने पहले स्टार्ट करा दिया था क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं, उसके कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आप बेस क्लियर है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, तो आप कहीं से भी उठा के पढ़ लेना। मेरे से तो खासकर किसी भी चैप्टर से आप कंटिन्यू कर लो, आपको समझ आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कि हम बॉन्डिंग क्यों करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, जिस बच्चे ने याद आ गया है बहुत बढ़िया है। नहीं तो देखो, एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अपनी अचीव कर लें। ठीक है, क्या अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। तो यही चीज़ लिख लेते हैं, द एटम्स combine with each other to achieve stability। ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए एटम एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और इसी कंबाइन करने को हम क्या बोलते हैं, वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, है भाई, आपने बोल तो दिया सर स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, भैया बॉन्ड बना लिया, स्टेबिलिटी आई कैसे, कैसे बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी कैसे आती है। बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी देखो कैसे आती है, स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग, जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने से होता क्या है, इनकी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा और आपकी एक एक चीज़ क्लियर भी हो रही होगी कि भैया आयनिक कंपाउंड हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का केमिकल बॉन्ड ही होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं भैया, जिस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम जिस फोर्स से होल्ड करके रखे हुए होते हैं वो आपका केमिकल बॉन्ड होता है। अब बॉन्डिंग चाहिए क्यों, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए।
स्टेबिलिटी कैसे आती है बॉन्ड बनाने से? भैया जब बॉन्ड बनाते हैं तो एटम्स की इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है ना? अब ये चीज़ कि भाई इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या है, चलो इसको भी लिखते हैं। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन तो एक कहानी की तरह लेके चलना, सब क्लियर हो जाएगा। इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एटम ने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव कर लिए हैं। मीन्स एटम गेट्स 8 electrons. Atom get 8 electrons in its outermost shell. In its outermost shell या outermost shell को बेटा वैलेंस शेल भी बोलते हैं और वैलेंस शेल, ठीक है। और इसी रूल को क्या बोला जाता है? इसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करा दें। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड केमिकल बॉन्ड होता है। बॉन्डिंग करनी क्यों है? स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी कैसे आती है? जब उनके पास इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ जाए। अब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन कब आती है? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है? मीन्स एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक की। अब चलो बॉन्ड बनाना है। क्यों बनाना है? इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। आएंगे कैसे, है ना? अभी तक तो हमने वाई की बात की, आओ कैसे आएंगे? सब बोल तो दिया है कि इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करनी है। अब एटम कैसे अचीव करेगा इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन? तो देखो, एटम कैन अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जिसको पता है जल्दी से कमेंट कर दो। एटम कैन अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बाय, फर्स्ट क्या कर सकता है भैया? वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? लूज कर दे। या फिर क्या कर सकता है? गेन कर ले बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। या फिर क्या कर सकता है? बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्या कर ले? शेयरिंग कर ले, ठीक है ना। अब देखो, जो ये दो चीज़ हैं, जब लूज करता है और जब गेन करता है, तो इससे बनते हैं आयंस। एटम जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और आयंस जब कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो मतलब इन दो से तो आपको क्या मिलेंगे? आयनिक कंपाउंड मिलेंगे। जब एटम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन तो वहां से बनते हैं बेटा कोवैलेंट कंपाउंड। वहां से क्या बनता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। या अगर मैं कंपाउंड ना लिखूं, यहां पे हम बॉन्ड लिख लेते हैं। आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। और जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, जो आपका चैप्टर नंबर 4 में है, ठीक है। जो आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया है, मेरे से भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या मोटिव है? हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? आयंस जब बनेंगे। आयंस कैसे बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा एटम या फिर वो गेन करेगा। तो आई होप अभी तक की आपको पूरी की पूरी कहानी आयनिक कंपाउंड की समझ आ रही है ना? तो समझ आ गया ये? तो चलो भाई, अब थोड़ा सा हम आयंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आयंस की बात हो रही है। आयंस होते क्या है? पता चले किसी को आयंस का ही नहीं पता तो उल्टी देख लेना भाई कहानी, ठीक है। अगर मैं आयंस के बारे में बाद में बता रहा हूँ तो आयन क्या होता है? देखो, एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाता है ना तो उसको आयन बोलते हैं, ठीक है।
एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। भैया एटम वैसे तो न्यूट्रल होता है, बट एटम के पास जब चार्ज आ जाता है तो उस चार्ज आने से वो एटम एटम तो रहेगा नहीं, तो फिर वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। अब सर चार्ज तो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, चार्ज तो दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो मतलब आयन्स दो तरीके के हो सकते हैं, ऐसे आयन्स, अब आयन्स पे चार्ज है ना, तो आयन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, आयन्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। तो जो पॉजिटिव वाले चार्ज होते हैं वो जो आयन बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटायन। उन्हें क्या बोला जाता है, कैटायन। नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स को क्या बोला जाता है, एनायन। नेगेटिव चार्ज वाले आयन्स को क्या बोला जाता है, एनायन। अब सर पीछे वाली स्लाइड में आपने बताया कि एटम लूज करता है तब भी आयन बनता है, एटम गेन करता है तब भी आयन बनता है। अब आयन दो तरीके के हो गए, कैटायन और एनायन। कब कौन सा बनेगा, है ना, कब कौन सा बनता है। तो कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, व्हेन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैटायन बनता है, गेन कर लेगा तो एनायन बन जाएगा। क्लियर, व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनता है बेटा, तो बनता है एनायन। तो आई होप आपको एनायन कैटायन ये सब क्लियर है। तो अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल, हम आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है आयन्स के बीच में। ठीक है, तो चलो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का सिंबल क्या हो गया, Na। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए किसका क्या होता है। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास मीन्स इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स, 11 इस पे क्या है, प्रोटॉन है, और 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपको याद है तो आपको पता होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ बैठे होते हैं, 11 प्रोटॉन कहाँ बैठे होंगे, न्यूक्लियस में, और बाहर क्या होगी, शेल होगी, ऑर्बिट्स होंगी। इन ऑर्बिट्स में क्या होगा, ये 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑर्बिट्स में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन आपके मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सोडियम की अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, सोडियम की कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो कन्फिग्रेशन के लिए कैसे आएगी, के शेल में कितने आएंगे, 2, फिर 8 और फिर 1। ये चीज़ आपको पता है ना, 9th क्लास में होगी कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में मैक्सिमम 8, एम शेल में 8, एन शेल में 18। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है के एल एम एन 2, 8, 8, 18, ये मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। अब 11 हैं, 11 में से 2 किस में आ गए, के में आ गए, बाकी फिर कितने बच गए, 9 बच गए। 9 में से 8 किस में आ गए, मैक्सिमम एल में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, तो 8 इसमें आ गए, बाकी बचे हुए एम में आ गए। अब एम में, एम क्या है, लास्ट शेल है, एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, क्या आए हुए हैं, नहीं, इसमें और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये क्या बन गई आपकी आउटर मोस्ट शेल। ये क्या बन गई, सोडियम की आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल बोलो या क्या बोलो, वैलेंस शेल, या क्या है ये, वैलेंस शेल। अगर पूछें तो कौन सी है, एम शेल इज द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 1। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एम शेल क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे भैया, 1 हो गए। अब मेरे को क्या ये बात बताओ, क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है, नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट करके ये भी बता दो कि क्यों नहीं है। अब आप कहते हो सर बार बार कमेंट करने के लिए कहते हैं, कमेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं बेटा, आपके ब्रेन से चीज़ें निकलेंगी बाहर।
ठीक है, जैसे क्लास में आपके टीचर बार बार पूछते होंगे, क्वेश्चन आपसे करते होंगे, तो आप उनका जवाब देते हो, वैसे ही। क्योंकि जब दिमाग के अंदर से बाहर निकलेंगे ना, जुबान पे आएंगी आपकी चीज़ें, तभी आपकी वो चीज़ पक्की होती हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा, अगर आपको कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत पक्का करना है ना, किसी को पढ़ाने लग जाओ वो चीज़, आप अपने फ्रेंड को वो पढ़ा दो, तो आपका वो टॉपिक पक्का हो जाएगा। तो इसीलिए कमेंट करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेबल है या नहीं है? नहीं है, कमेंट कर दिया होगा। ओके, रीज़न क्या है इसका? क्योंकि भैया स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। इसके पास कितने हैं? 1। इसके पास कितने हैं? 1 है। तो रीज़न क्या है इसका? बिकॉज इट डज नॉट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसकी वैलेंस शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या है? स्टेबल नहीं, स्टेबल नहीं है ये। अब स्टेबल होगा कैसे? टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बोलो, और टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कर सकता है? इसके पास 2 ऑप्शन है बेटा। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी एम शेल में? 8 चाहिए ना, है कितने? 1 है। तो ये क्या कर सकता है कि या तो भैया इसको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, गेन 7 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। एम शेल में क्या कर ले? ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर क्या कर दे? लूज कर दे। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये छोड़ भी दे, अब छोड़ने से क्या होगा सर? जब इसने ये छोड़ दी, ठीक है, इसके पास एम शेल ही खत्म होगी। एम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। लास्ट शेल कौन सी बची? लास्ट शेल कौन सी बची? एल शेल। एल में कितने हैं? 8। तो मतलब आपकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी फिर? एल शेल हो जाएगी ना। एल शेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 ही चाहिए आउटर मोस्ट में। तो फिर ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल। एम शेल से क्या कर दे? ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब क्या करना चाहिए आप खुद बताओ यार। देखो, इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन डालना कोई बच्चों के काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालने में भी और इलेक्ट्रॉन डालने में भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो एक साइड तो 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 7 इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर डालना है, या 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बेटा किस में एनर्जी कम लगेगी? 1 इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी लगेगी ना। तो क्या करना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देना चाहिए? लूज कर देना चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो होता क्या है, उससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे। कई बार ये बंद हो जाता है। तो देखो, अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने से क्या हुआ? इसकी KLMN ये शेल थी। एन को तो चाहे लिखो या ना लिखो, क्योंकि ये पहले थी ही नहीं। तो अब इसके पास क्या रहेगी? 2 और 8। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? निकल गया ना। इसने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, मैं बस वैसे दिखा रहा हूँ। तो अब इसके पास क्या रहेगी? K और L शेल रहेगी। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर। ठीक है, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, चाहिए। तो अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। बट अब ये सोडियम नहीं रहा। ये सोडियम से क्या बन गया? सोडियम का आयन बन गया। इसके ऊपर चार्ज आ गया +1 का। अब देखो, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? लूज करोगे। इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर आपको निकालना भी है, चार्ज भी आपको निकालना है, तो चार्ज आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? हम तो सारा का सारा खेल किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं। प्रोटॉन तो अंदर कितने बैठे हुए हैं? 11 के 11 प्रोटॉन बैठे हुए हैं, है ना। तो प्रोटॉन अंदर कितने बैठे हैं? 11 प्रोटॉन बैठे हैं। माइनस इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो कितना चार्ज आया? +1 का चार्ज आया ना। कितना चार्ज आया? +1 का चार्ज आया। तो सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपने में से, तो ये क्या बन गया? Na+।
और जब इलेक्ट्रॉन लूज कराते हैं तो उसको ऐसे नहीं लिखते बेटा, इसको कैसे लिखते हैं, सोडियम गिव्स, दे दिया ना इसने, तो जो दे दिया होता है वो राइट साइड में लिखा जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन, या ये समझ लो ये माइनस से इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये क्या बन गया, Na प्लस बन गया। अभी Na पॉजिटिव क्या है, थोड़ा स्टेबल है। अब क्या हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, किसको दिया है, कोई सामने वाला लेने वाला भी तो होना चाहिए, है भाई। इसने ऐसी थोड़ी दे देगा, ये रास्ते पे थोड़ी फेंक देगा। ठीक है, तो अब समझो क्लोरीन से। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। मीन्स इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी कन्फिग्रेशन लिखें तो KLM में कितना लिखा जाएगा, 2 8 7। तो इसकी वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस शेल कौन सी है बेटा, M शेल इसकी वैलेंस शेल है, और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। कई बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पूछ लेता है। तो अगर इसको अब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अचीव करनी है तो कैसे करेगा, टू अचीव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, या अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, गेन कर ले एक इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, एम शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर क्या कर दे, लूज कर दे, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल। अब आपको पता है कौन सा ऑप्शन बेटर है, भैया एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, 2 8 7 पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन क्या करा है, गेन करा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से कितना कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये क्लोरीन ना रहा, क्लोरीन क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। आप चार्ज निकाल भी सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं इसके पास, 17 ही है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या आया, -1 का ही तो चार्ज आया ना। ठीक है, तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो पहले ये क्या था, क्लोरीन था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये क्या बन गया, Cl -1 लिखो, माइनस लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसने गेन कहाँ से करा, भैया इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कोई देने वाला होगा जब भी तो लेगा। समझ रहे हो ना ये बात, रास्ते से थोड़ी उठाएगा ये भी, ऐसे एटम्स ऐसे ही थोड़ी है रास्ते पे फेंकते जाते हैं, चलो ये सब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ली हमने। तो यहाँ पे हुआ क्या, इन दोनों ने देखा भैया सोडियम दे सकता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों ने आपस में, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, और आपस में इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने से क्या बन गए, NaCl, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। तो जर्नली कैटायन जो आता है ये क्या है, कैटायन है, आया कहाँ से है, मेटल से। ठीक है, एक वर्ड लिख रहा हूँ, जर्नली, फ्रॉम मेटल। और ये एनायन है, एनायन किसका है, फ्रॉम नॉन मेटल। किसका है, नॉन मेटल का। तो मेटल नॉन मेटल ने मिलके क्या बना लिया, एक आयनिक कंपाउंड बनाया। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ये आयनिक कंपाउंड है भैया, आयन से मिलके बन रहा है। सोडियम का आयन, क्लोरीन का आयन मिलके क्या बनाया, NaCl, जिसे आप क्या कह रहे हो, आयनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और ध्यान रखना आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देखो यार, प्लस इसके ऊपर टोटल चार्ज आप निकालोगे, +1 -1 0, +1 -1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कई बार बच्चों को ये लगता है कि आयन से बनते हैं, आयन के ऊपर चार्ज होता है तो आयनिक कंपाउंड भी क्या होंगे, उनके ऊपर भी चार्ज होगा। नहीं, आयनिक कंपाउंड पे टोटल चार्ज क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आई होप आपको आयनिक कंपाउंड समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में सॉरी, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे। उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वही लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो बेटा, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दो और उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।